हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर 1 जो है वो मापन, मात्रक और त्रुटि से संबंधित है। तो त्रुटि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर हम त्रुटि पर आधारित जो प्रतिशत त्रुटि है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद से हम देखेंगे सार्थक अंक। फिर हम देखेंगे सार्थक अंकों की हम पहचान कैसे करते हैं और फिर जानेंगे कि सार्थक अंक का क्या महत्व होता है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स है जो कि प्रतिशत त्रुटि पर आधारित है। इस न्यूमेरिकल को देखिए, इसमें दिया है एक राशि z अन्य राशियों a, b, c एवं d से निम्न प्रकार संबंधित है, अर्थात z बराबर है a² b अपान c d q। यदि a, b, c एवं d के मापन में क्रमशः 1%, 2%, 3% एवं 1% की त्रुटि हो तो z के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताना है। आपको अब शुरू में ही बताया गया था कि अगर एक राशि अन्य राशियों से किसी प्रकार संबंधित है तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उन राशियों में किस प्रकार की त्रुटि हुई है, तो फिर अगली राशि में किस तरह का त्रुटि होगा। जैसे देखिए, एक राशि z है जो कि ABCD से इस तरह संबंधित है, मतलब a² b अपान c d q है। A, B, C और D के मापन में त्रुटि देखिए 1% है, 2% है, 3% है और पुनः 1% है। तो बताना है कि अगर Z को मापा जाए तो Z के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया भी गया था कि अगर लंबाई के मापने में कुछ त्रुटि हो, चौड़ाई के मापने में कुछ त्रुटि हो, तो बताया जा सकता है कि क्षेत्रफल मापा जाएगा तो कितना त्रुटि होगा या फिर आयतन मापा जाएगा तो कितना त्रुटि होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है A, B, C एवं D। तो देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। Z की वैल्यू दी गई है हमको a² b अपान c d q, a² b अपान c d q आपको बताया गया था। देखिए, इसमें जो Z है 4 राशियों से संबंधित है, उसमें कुछ राशियां आपस में जुड़ी गुणा की हुई हैं, कुछ घात भी है और भाग भी है, यानी घात, गुणा और भाग ये तीनों चीजें एक साथ क्या हैं, संबंधित हैं। तो हम अगर लाग से लगाना चाहें तो लाग से भी लगा सकते हैं। आपको बताया गया था डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर z बराबर इतना दे दिया है। वैसे जो 1% यहाँ पर है, 2% है, 3% या 1%, ये है क्या। देखिए, a के मापने में 1% की त्रुटि है, मतलब डेल्टा a अपान a इंटू 100, यह कितना है 1%। ये कितना है 1% है। उसी तरह से b की बात की जाए तो डेल्टा b अपान b इंटू 100 होगा, तो कितना प्रतिशत होगा 2%। ऐसे ही डेल्टा c अपान c इंटू 100 करेंगे तो क्या परसेंट होगा 3% होगा। इसी तरह से डेल्टा d अपान d इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यही चीज चाहिए, यही चाहिए हमको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बताया गया था कि हम लाग लेते हैं, लाग लेने के बाद से फिर हम मैक्स का प्रयोग करते हैं तो माइनस समाप्त हो जाता है और टोटल हमें चीजें मिल जाती हैं। तो देखिए, अगर हम देखें ढंग से तो सबसे पहले हमको मिलेगा यहाँ पर देखिए डेल्टा z अपान z इंटू 100 अगर हम कर दें तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा 2 पावर जो है पहले चला जाएगा, डेल्टा a अपान a इंटू में 100 होगा। याद होगा आपको, जो पावर होता है, अब पिछले लेक्चर में देख लेंगे, जो पावर होता है वो पहले चला आता है, तो पहले आ गया, उसके बाद से प्लस, ये है ऊपर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा b अपान b। फिर से ये जो बटे में है वो माइनस में आएंगे, माइनस में देखिए डेल्टा में c अपान c इंटू 100, ये इंटू 100 लगाएंगे और प्लस ये पावर पहले चला जाएगा, डेल्टा में d अपान d इंटू में क्या हो जाएगा 100, इतना।
तो हम इसका अगर मैक्स लगा दें डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100, इसका अगर हम मैक्स लगा दें यहाँ पर, तो ये सभी जो माइनस है क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखिए 2 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस हो जाएगा डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, और फिर से प्लस हो जाएगा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, और प्लस में ये पावर हो गया 3 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अभी हमने यहाँ लिखा था कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 का मान कितना है, यहाँ पर 1%, बी अपान बी इंटू 100 का 2%, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 का 3%, और यह है आपका डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 का 4%। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 2 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि, इसको क्या कहते हैं, ए में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1% है, तो क्या हो जाएगा 1%, प्लस बी में कितना है 2%, प्लस सी में देखिए 3% दिया हुआ है, और डी में कितना है फिर से 1% है इतना। इसको गुणा करा लेते हैं, तो ये होगा 2 1 जा 2, और ये भी है 2, ये है 3, और ये 3 1 जा 3, तो जोड़िए 3 6 8 10, यानी क्या परसेंट हुआ 10%। मतलब जेड के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 10% की त्रुटि होगी। ये सारी चीजें आप समझ लें। मैंने बोला भी था कि हम जो भी आता है तो डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ प्लस होता है, देखिए सब कुछ प्लस, कुछ भी माइनस नहीं, और बस जो पावर होता है उस पावर को उस राशि में गुणा करा देते हैं। तो देखिए ए पर पावर है तो ए के त्रुटि में गुणा, डी पर पावर है तो डी के त्रुटि में गुणा, बाकी जहां पावर नहीं है उनका हम केवल त्रुटि इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए केवल त्रुटि इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से हम प्रतिशत त्रुटि पर आधारित प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। और भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखिए हम और भी प्रश्न देख लेते हैं, कुछ आंकिक प्रश्नों को। ऐसे देखिए इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। हम अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऐसे देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है, 2% की त्रुटि होती है, तो गोले का आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। किसी गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो गोले का आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हमने आपको बताया भी था, त्रिज्या गोले का दे दिया है तो उसका वक्र पृष्ठ होता है, आयतन होता है, दोनों के मापने में त्रुटि पूछा जा सकता है। कोई बेलन है, मान लीजिए बेलन में क्या होता है, त्रिज्या और ऊंचाई होती है, दे देगा कि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई मापने में क्रमशः इतने प्रतिशत की त्रुटि होती है, तो फिर उसका आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, या उसका वक्र पृष्ठ मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, या फिर उसका संपूर्ण पृष्ठ मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो गोले की त्रिज्या है वो r है। गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या r है, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है तो मान लेंगे r, ये तो त्रुटि है ना, तो क्या होगा देयरफॉर, यहां लिखेंगे त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, क्या पढ़ेंगे इसको, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि
जिसको हम डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 से प्रदर्शित करेंगे, जो कि कितना दिया है 2% दिया है। और हम जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन क्या होता है, v से डिनोट कर लीजिए, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाई स्कूल में या किसी अन्य छोटे क्लास में पढ़े होंगे गोले के आयतन के विषय में। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसका त्रुटि निकालें अगर, तो देखिए, अतः आयतन में प्रतिशत त्रुटि, देखिए ये कांस्टेंट है। 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मेजर ही नहीं किया जाएगा, उसको मापा ही नहीं जाएगा, और जब वो फिक्स है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, इसलिए ये हो जाता है 0। तो होता है यहाँ पर डेल्टा V/V इंटू 100। केवल होगा कि जो पावर है वो पहले आ जाएगा, तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई क्या हो जाएगा, R इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं। 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब देखिए डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 का मान कितना है, यहाँ पर 2% है, तो क्या करेंगे 3 इंटू लिख देंगे 2, तो हमें कितना मिल जाएगा 6%। मतलब गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हुई है, तो आयतन मापने में 6% की त्रुटि यहाँ पर हो रहा है। तो ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों को। अब मेन चीज जो ध्यान देने वाली है वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्या, कि जिसमें त्रुटि है केवल वही शामिल हो रहा है, बाकी चीजें जो होती हैं वो शामिल नहीं होती है। और इसके लिए फार्मूला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे आप खुद देख लीजिए, त्रिज्या दिया था और आयतन में पूछ रहा था, आपको पता ही ना हो कि आयतन त्रिज्या से किस प्रकार संबंधित होता है, तो निश्चित ही आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो भी गोले का आयतन वगैरह है, या कुछ भी कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहां देखिए, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई मापने में क्रमशः 2% एवं 3% की त्रुटि होती है, तो बेलन का आयतन मापने में कितना त्रुटि होगा, उसका आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये देख सकते हैं आप। तो यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई मापने में क्रमशः 2%, 3% की त्रुटि हो रही है, तो उसका आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आप ध्यान से देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट कर लें और ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट कर लें, तो हमें क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है। अतः देखिए डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू दिया है। देखिए त्रिज्या में त्रुटि है 2% की, एवं डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 इसमें है 3% की। ठीक है। अब यहाँ देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन V बराबर होता है
पाई आर स्क्वायर एच, यही बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। तो देखिए जब हम त्रुटि निकालेंगे तो जो कांस्टेंट होता है वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा डेल्टा V अपान V इंटू 100। क्या लिखेंगे यहाँ, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। यहाँ आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है हम लोग। तो देखिए ये हमारा ये पाई जो है गायब हो जाएगा, और जो पावर है आपको पता है कि अभी हम लोगों ने देखा जो पावर है वो पहले चला आता है, और ये हो जाएगा डेल्टा R बाई आर इंटू 100 और प्लस में डेल्टा H बाई H इंटू 100, इतना हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा R बाई आर का मान है 2 और इसका मान है 3, तो कितना आएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर, क्या ही देख लें, चलिए 2 2 जा हो जाएगा 4% और ये हमारा 3%, तो कितना मिला, 4 और 3 7%। तो इस तरह से इस बेलन के आयतन को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 7% की त्रुटि होगी। तो हर जगह आप देख रहे होंगे कि बस जिस राशि की को मापने में त्रुटि दिया है और जिस राशि को मापने में त्रुटि पूछ रहा है उनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई से उसके आयतन का क्या संबंध है, तो देखिए इस तरह का रिलेशन होता है। तो ऐसे फार्मूलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम परसेंटेज ईडर का स्टडी कर पाएंगे। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स जिसे हमने बताया। आई होप कि आप इसे समझ लिए होंगे। अब हम देखेंगे देखिए इसके बाद हम देखते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है देखते हैं। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं जिनका महत्व होता है। सिग्निफिकेंस का मतलब आप जानते हैं महत्व होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब सार्थक अंक। सार्थक का मतलब आप जानते भी हैं, जो बोलचाल की भाषा में उसके जाता है कि मेरा ये काम, मेरा यहाँ जाना सार्थक हो गया या मेरा यह करना सार्थक हो गया। इसका मतलब समझ सकते हैं कि कुछ व्यवहारिक बातें सार्थक शब्द का क्या मतलब है आपके लिए उपयोगी। तो यहाँ पर सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को देखना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने मापन पढ़ा है, और मापन में क्या ध्यान देना होता है हम लोगों को कि जो कुछ भी हमने मापा है उनमें से कौन सा सही है और क्या सही नहीं है, या हम कहाँ तक ले सकते हैं और किसे हम छोड़ सकते हैं। तो देखिए किसी भी जब भी हम किसी राशि का मापन करते हैं तो उस मापन के दौरान ये होता है कि ढेर सारे अंक आते हैं, और किसी भी माप का जो अंतिम अंक होता है वो संदिग्ध होता है, उसको हम डाउटफुल कहते हैं। उसके विषय में शक होता है कि ये है अथवा नहीं है। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ की किसी कमरे की लंबाई माप रहे हैं ऐसे करके, और वो मान लीजिए 491.254 सेमी आ रहा है, तो 254 सेमी का मतलब ये हुआ कि ये 4 क्या है, अंतिम अंक है, और इसी के विषय में शक है कि ये है कि नहीं है। क्योंकि जो 4 है वो 5 और 6 के बीच में जाएगा, 5 और 6 के बीच में जाएगा दशमलव के बाद। तो इसी अंतिम अंक के विषय में क्या है, डाउट होता है। इसे मान लीजिए कि ऐसे लिख दें, तो इसी अंतिम जो यहाँ पर लास्ट वाला जो 4 है इसके विषय में शक है कि ये 5 होगा कि 6 होगा। मतलब इसकी जगह पर 5 भी की चांसेस हैं, 6 का भी चांस है, और 4 तो है ही। तो किसी भी माप का जो अंतिम अंक होता है उसे हम कहते हैं संदिग्ध अंक। और हमें जानना है सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो जब भी हम कोई माप लेते हैं, किसी भी राशि को मापते हैं, तो उस माप को
जिन हम अंकों से प्रदर्शित करते हैं, निश्चित रूप से जिन अंकों से प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं अंकों को कहा जाता है सार्थक अंक। किसी भी माप को निश्चित रूप से जिन अंकों से हम प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो ध्यान देंगे सार्थक अंक की परिभाषा, किसी भी राशि में निश्चित रूप से जो अंक आए रहते हैं, उन्हीं अंक को हम कहते हैं सार्थक अंक। यहाँ मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ ऐसे, उन अंकों की संख्या को, उन अंकों की संख्या को जिनसे किसी राशि के माप को, ऐसे लिख देंगे, किसी राशि के माप को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम सार्थक अंक। समझ में आया? देखिए, उन अंकों की संख्या को जिनसे किसी राशि के माप को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। निश्चित रूप से, इसका मतलब उसमें कोई शक है, तो जो लास्ट वाला अंक होता है ना, उसमें शक रहता है, तो रहता है वो अलग की बात है। जब हम लिख दिए, जैसे अगर हम लिख दें कि किसी बुक की लंबाई जो है, मान लीजिए ऐसे 6.54 सेमी है, 6.54 सेमी है, तो समझ लीजिए कि इसमें 3 सार्थक अंक हैं। संख्या कितनी इसमें? 3, तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। अगर ये लिख दिया गया तो है, हो सकता है मापते समय 6.54 1 भी आया, लेकिन उसको नहीं लिखा गया 1 को, तो जिसको हम लिख देते हैं वही क्या होता है? मतलब उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, जिनसे हम किसी राशि के माप को निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त करते हैं। तो ये सार्थक अंक हो गया। अब हम देखेंगे सार्थक अंक की पहचान। देखिए कैसे हम सार्थक अंकों को पहचानते हैं। तो पहचानने में क्या होता है, एक ही ऐसी अंक है जो कि शक पैदा करती है कि यह सार्थक है कि नहीं। जैसे 0 क्या है? 0। देखिए जो हमारा 0 है, 0 ये कभी सार्थक होता है और कभी नहीं होता है। बाकी काउंटिंग के जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहीं भी होते हैं तो सार्थक होते हैं। ध्यान देंगे, काउंटिंग यानी गिनती की जो संख्याएं हैं वो कहीं भी सार्थक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। बाकी 0 एक ऐसा संख्या है, 0 ही एक ऐसा संख्या है जो कहीं सार्थक होता है और कहीं नहीं होता है। तो कब ये होता है कब नहीं होता है, यही हम लोग को जानना है। तो देखते हैं कि कब होता है, बाकी हमको भूल जाना है कि कब नहीं होता है। तो देखिए पहला, 2 अशून्य अंकों के बीच का 0 सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता है। अगर 2 संख्याएं, 2 शून्य, अशून्य का मतलब, नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4, तो जैसे मान लीजिए 101 लिख दिया, 4005 लिख दिया, ऐसे 206 लिख दिया, 2006 लिख दिया। तो इसमें देखिए ये 0 क्या है? सार्थक है। ये दोनों 0 क्या है? सार्थक हैं। ये दोनों 0 क्या है? सार्थक है। तो 2 अशून्य अंकों के बीच का जो 0 होता है वो सार्थक होता है, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद से देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह से हम लिख दें 0.00205,
ऐसे लिख दिया हमने 0.00205, तो इसमें यह जो जीरो है वो सार्थक है, लेकिन ये दोनों जीरो जो है वो सार्थक नहीं है। यानी दशमलव के बाद अगर जीरो है और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो वो जीरो जो होता है वो सार्थक नहीं होता है। तो इसमें ये दोनों जीरो सार्थक नहीं है, लेकिन ये जीरो सार्थक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सार्थक अंक कितने हैं इसमें, तो इसमें सार्थक अंक हैं 3। देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, मतलब ये 1 2 3 ऐसे सार्थक अंक हो गए। उसी तरह से अगर हम ऐसे लिखकर 2.004, इसमें क्या है, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। देखिए दशमलव के बाद जीरो है और दशमलव के पहले अंक है, तो अगर दशमलव के पहले अंक है तो दशमलव के बाद के जो जीरो होते हैं वे सार्थक होते हैं। इसे ध्यान देंगे, दशमलव के बाद पहले अगर कोई सार्थक अंक है तो दशमलव के बाद वाले जो जीरो होते हैं वे सार्थक होते हैं। अगर हम इस तरह से लिख दें 2.00, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 हैं। दशमलव के पहले अगर अंक है तो बाद के जो जीरो होते हैं वो सार्थक होते हैं, चाहे अंक रहे या न रहे। यहाँ देखिए अंक है तो भी ये सार्थक है, और यहाँ इन जीरो के बाद में कोई अंक नहीं है तो भी ये सार्थक है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जीरो ही एक ऐसा फिगर है जो कभी सार्थक होता है और कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ। तो हमको सिर्फ यही जानना था कि जीरो कब सार्थक होता है। जैसे ये भी ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसे लिख दें तो ये दोनों जीरो गणित के हिसाब से या सार्थक अंक के हिसाब से सार्थक नहीं माने जाते हैं, लेकिन हम इनका अर्थ समझते हैं, इसे हम 500 पढ़ सकते हैं। देखिए ये मात्र 2.00 है, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है हमारे ख्याल से। इस जीरो को हम अपने हिसाब किताब में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2 ही पढ़ेंगे इसको, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 ही है, लेकिन फिर भी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। और अगर देखें हम अपने हिसाब से तो इसको हम 500 पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये जीरो सार्थक नहीं है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये व्यवहारिक रूप से 500 में दोनों जीरो गिने जाते हैं, लेकिन महत्व सार्थक अंकों के हिसाब से क्या है, उसमें केवल एक ही अंक है जो कि सार्थक है। तो इस तरह से सार्थक अंकों की पहचान आप कर सकते हैं कि कब जीरो सार्थक होता है और कब जीरो सार्थक नहीं होता है। हम बस एक और चीज देखना है हम लोगों को, महत्व क्या है सार्थक अंक का। तो देखिए सार्थक अंक का महत्व होता है, जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक शुद्ध माना जाता है और उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। तो याद रखेंगे महत्व क्या है, महत्व में याद रखेंगे जिस राशि के माप में सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होती है वह माप उतना ही अधिक शुद्ध होता है। याद रखेंगे इस बात को, जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है वह माप उतना ही शुद्ध होता है, उतना ही शुद्ध होता है। और उतना ही शुद्ध है, जब शुद्ध होगा तो उसमें प्रतिशत त्रुटि भी क्या होगी, कम होगी। तो याद रखिएगा जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होती है, अधिक होती है, वह माप उतना ही शुद्ध होता है और उसमें प्रतिशत त्रुटि भी उतना ही कम होता है। तो ये थे आज के टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक में इससे रिलेटेड कुछ और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक्स।